जीवीए और जीडीपी के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि अभी हमने जो है इंटरचेंजली यूज किया जीवीए और जीडीपी दोनों को, लेकिन क्या होता है जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो ऑल गुड्स और सर्विस विद इन कंट्री जो प्रोड्यूस होता है उसमें से जो है हम जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को माइनस कर देते हैं तो हमको जीवीए मिलता है। वहीं जीडीपी जो है वो फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन ए बाउंड्री ऑफ ए कंट्री जो है वो इसका कैलकुलेट। जीवीए जो है वो इकोनॉमी फ्रॉम इनपुट और सप्लायर साइड्स के इनसाइट को हमको देता है, मतलब सप्लायर साइड से जो है इकोनॉमी का इनसाइट हमको जीवीए के थ्रू मिलता है। वहीं जीडीपीए के थ्रू जो है हमको आउटपुट और कंज्यूमर साइड्स का जो है इनसाइट हमको मिलता है। फिर जीवीए की बात की जाए तो ये जो है जनरली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का सेपरेटली जो है कैलकुलेट किया जाता है और इनको जो है ऐड करने के बाद तीनों सेक्टर को जीवीए का जो है डिफरेंट सेक्टर को ऐड करने से हमको जीडीपी ऑफ द कंट्री हमको पता। फिर जीवीए इज जनरली कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस पे जो है हम जीवीए को कैलकुलेट करते हैं और वहीं जीडीपी को जो है कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे। बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, तो जो मार्केट प्राइस के हिसाब से जो है जब हम जो है प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्ट टैक्सेस को एडजस्ट करते हैं तब हमको बेसिक प्राइस पे जो है जीवीए मिलता है। तो इसमें हमने जीवीए और जीडीपी के बारे में जो है मतलब जो डिफरेंसेस है उसको हमने समझा है और इस तरीके से जो है जीडीपी कैलकुलेशन एक एट इनकम मेथड जो है वो भी हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा अप्रोच होगा इनकम मेथड। इनकम मेथड जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी। इसमें क्या है कि अंडर दिस मेथड फैक्टर इनकम अंडर द फॉलोइंग थ्री मेजर आर कैलकुलेटेड। जैसे कि जो थ्री मेजर हेड्स हैं, जैसे कि हमारे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके द्वारा जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो है कितना इनकम जनरेट किया गया है उस इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पे हमको जीडीपी इनकम मेथड से हमको मिलता है। इसको जो है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी भी बोला जाता है। कंपोनेंट क्या क्या हैं इसके, तो तीन कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह को जो मिलता है उसको। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का, कि एक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी ट्रांजैक्शन इज टू साइडेड, मतलब दो, एक बाई और सेल जरूर होगा। कोई किसी के पास एक पैसा आएगा तो किसी के पास पैसा जाएगा, तो टू साइड्स जो है ट्रांजैक्शन होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट इज अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए इनकम टू इंडिविजुअल एंड एंटिटीज दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स क्रिएशन। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो फैक्टर जो है प्रोडक्शन को जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूटरी भी है। तो एक जितना उत्पादन हुआ उस उत्पादन का खर्चा जो है जो होगा, एक तो एक्सपेंडिचर हुआ और एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में जो है किसी न किसी का इनकम होगा। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी न कहीं तो इसमें कंट्रीब्यूट जो कर रहा है उसका इनकम होगा। तो उस इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं जिसने जो है इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तहत जो है उस इकोनॉमी को, उस गुड्स और उस सर्विस को क्रिएट किया है। इसलिए जो है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन वैल्यू इनहेरेंटली जो है इक्वल टू द टोटल डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड। मतलब जितना जो है डोमेस्टिक वैल्यू का जो प्रोडक्शन होगा, जितना भी उसकी वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू के हिसाब से ही जो है इनकम जो जनरेट किया जाएगा उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जो फैक्टर ऑफ इनकम है इसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट आते हैं उसको देखते हैं। तो पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इनकम फॉर द लेबर जो है इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू वर्कर्स फॉर देयर प्रोडक्टिव लेबर। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो है जो हम जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि लैंड है, लेबर है, इंटरप्रेन्योरशिप है और प्रॉफिट है मान लीजिए, ठीक है। तो लैंड, लेबर, तो लेबर को जो हमको सैलरी देनी पड़ रही है, वेज देनी पड़ रही है, तो ये यहाँ पे आया एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है जिसमें इनकम आया हमारा लेबर। तो लेबर को जो सैलरी और वेजेस मिलता है वो इसमें जो है कैश और काइंड में दिया जाता है, वो एक ये कैलकुलेशन हुआ। फिर काइंड्स के रूप में जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है, ये आ गया इसके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। फिर जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है जैसे कि प्रोविडेंट फंड, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय के रूप में। दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये जो है इनकम फॉर द प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि हमने क्या किया कि लैंड जो है कैलकुलेट किया और इंटरप्रेन्योरशिप जो है इसमें दिखाया। तो जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये लैंड और इंटरप्रेन्योरशिप आया, तो इनके द्वारा क्या इनकम जनरेट किया जा रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द असेट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप इंडेवर, इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत आता है रेंट एंड रॉयल्टीज आता है जो कि डिराइव करता है अपनी वैल्यू को लैंड से, बिल्डिंग से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। फिर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इनकम जो है अर्न किया जाता है कैपिटल को जब हम लोन पे देते हैं, लेंडिंग करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो है इनकम जो जनरेट होता है वो इंटरेस्ट के रूप में आता है। फिर कोई इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर रहा है और जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल मार्केट वैल्यू निकल के आती है उसमें वो
अपने प्रॉफिट को जो है वो कंसीडर करता है। तो वो जो है रिवार्ड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो है प्रॉफिट है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस में जोड़ा जाता है। इसको जो है प्रॉफिट के रूप में जो आता है उसको सब डिवाइड किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करता है जो शेयर होल्डर्स को, और को है कुछ प्रॉफिट अपने पास रिटेन कर लेता है एम्प्लॉयर, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूट करता है एज ए कॉर्पोरेट प्रॉफिट अपने पास रख लेता है, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। तीसरा इसका ये है कि मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत पर्सन होते हैं, जैसे कि एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोलो एंटरप्रेनर होते हैं जो कि अपना खुद जो है एज ए बिजनेस चलाते हैं। तो इनके द्वारा जो इनकम जनरेट किया जाता है अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जैसे कि फार्मर्स, रिटेल शॉप ओनर्स, फ्रीलांसर प्रोफेशनल, जो कि अपने जो है खुद के लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज करके जो है मतलब इनकम को जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन को देते हैं। तो ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन सेग्रीगेशन दिस इनकम इनटू डिस्टिंक्ट वेजेस, रेंट्स और प्रॉफिट, इनको जो है मिक्स्ड इनकम में काउंट किया जाता है, इनको कंसोलिडेट किया जाता है मिक्स इनकम में। तो मिक्स इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड का जो इनकम जनरेट होता है उसको मिक्स इनकम भी बोला जाता है। तो इन तीनों को जो ऐड करते हैं हम, जैसे कि मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और जो ये कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट इनकम लेवल जो है फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो एक लोकल कैफ़े इकोनॉमी है, उसके अंतर्गत जो है एक मतलब जो है कैफ़े जो 1,000 रुपये की जो है कॉफ़ी जो है वो प्रोड्यूस करती है, 1,000 रुपये की कॉफ़ी वो प्रोड्यूस करती है। अब इसके आधार पे 1,000 की कॉफ़ी को प्रोडक्शन करने के बाद जो है जो फैक्टर इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए लेबर लगा उसके पीछे, तो लेबर को हम सैलरी दिए, वेजेस दिए, तो 400 रुपये का जो है हम वेजेस दिए उसको। फिर लैंड का कुछ ना कुछ रेंट वगैरह होगा ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में, तो उसको रेंट हम 200 रुपये मान लेते हैं। फिर कैपिटल जो है डिप्लॉय किया होगा कॉफ़ी को जनरेशन के लिए, उस कैपिटल को हम 100 रुपये मान लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में उसको इंटरेस्ट ऑन द लोन मान लिया जाता है बैंक के द्वारा। फिर इंटरप्रेनरशिप जो कि कैफ़े का ओनर है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस 300 रुपये है। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको 1,000 रुपये मिल जाता है। तो एग्रीगेट फैक्टर इनकम जो है यहाँ पर जो है 1,000 रुपीज़ है। ये जो है परफेक्टली अलाइन करता है टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन को। तो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन 1,000 रुपीज़ है कॉफ़ी का, और उस कॉफ़ी से जो है 1,000 की कॉफ़ी को बनाने के लिए जो इनकम जनरेट किया गया है वो भी 1,000 रुपीज़ हो जा रहा है। इसके आधार पर जो है फार्मूला नेशनल इनकम का इनकम मेथड पे जो अगर हम करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है हमारा, ये तीनों जो है फैक्टर ऑफ इनकम जो है ऐड करते हैं तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को। फिर ये जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है नेशनल इनकम जो है, इसके अंतर्गत जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड अगर जोड़ दिया जाए, विदेशों से आने वाले पैसे और इंडिया से जाने वाले पैसे का जो है अगर हम एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद हमको मिलता है नेशनल इनकम, जो कि फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम नेट फैक्टर इनकम जो है जीडीपी में भी चाहे एनडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है नेशनल इनकम, ठीक है। फिर जो है इसके बाद जीडीपी का जब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर जरूरत पड़ता है, तो जीडीपी का जब मार्केट प्राइस क्या होगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे तो उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब इस डिप्रिसिएशन को अगर हम एनडीपी में जोड़ देते हैं तो हमको जीडीपी मिल जाएगा एट मार्केट प्राइस। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करने से नेट, और नेट में डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस मिल जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये हमको मिल जाता है। ये इनकम बेस्ड अप्रोच होता है हमारा। समराइज करने के लिए अगर मैं बोल दूं तो हमको क्या है कि इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको बस क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें तीनों चीज़ों को जो फैक्टर ऑफ इनकम जो जनरेट किया जा रहा है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको बस हम ऐड करते हैं तो हमको जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर मिल जाता है। इस नेशनल इनकम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो जैसे कि हमने जो है देखा कि जीडीपी कैलकुलेशन में जो है हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का जो सेलिंग होता है उसको हम उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन जो कमीशन चार्ज किया जाता है ब्रोकर के द्वारा सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ इवन सेकेंड हैंड गुड्स, उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। फिर जो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन जो है, इसको भी जो है नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो क्या चीज़ें काउंट नहीं किया जाता है जो कि उसमें है, तो जो विंडफॉल गेन होता है, लॉटरी इनकम वगैरह होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। डेथ ड्यूटी, ट्रांसफ़र रिसिप्ट और इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद हम जो है डिस्कशन करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारा थर्ड मेथड है उसको हम डिस्कशन करेंगे। इसको टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, इसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि कोई इनकम है हमारा, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा होगा,
तो जब इनकम मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेशन किए तो उसी तरीके से जो है एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक देश में जो है इनकम अर्न आइदर स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स, सर्विस और सेव्ड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर कोई इनकम हो रहा है तो या तो उसको जो है कंज्यूमर गुड्स और सर्विस के कंजम्पशन के लिए एक्सपेंड किया जाएगा, या तो सेव किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को ऐड करके जो है एक्सपेंडिचर मेथड से जो है हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें जो है टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन टू कंप्यूट नेशनल इनकम। इसके अंतर्गत अब एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, एक्सपेंडिचर के जो है फैक्टर्स कौन कौन है। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है। तो इसमें जो है जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो एक हाउस होल्ड्स के द्वारा जो किया जाता है उसको ऐड करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। तो इसको जो है और डिटेल से समझने के लिए जो है मेरा जो पीडीएफ है खुद का, उस पर हम लोग चलते हैं और डिटेल से इसको समझते हैं। तो थर्ड मेथड हुआ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी को कैलकुलेशन का, और ये सबसे मोस्ट सूटेबल और वाइडली यूज मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको डेटाज वगैरह जो है बहुत सारे अवेलेबल हो। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसके अंतर्गत नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट मतलब टोटल जोड़ा जाता है, टोटल स्पेंडिंग ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है हमारा, एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें क्या है कि इफ़ द प्रोडक्ट मेथड ऑब्जर्व प्रोडक्शन, जैसे हम पहला जो है हमने प्रोडक्शन मेथड से समझा, फिर इनकम मेथड से समझा, तो अगर इफ़ द प्रोडक्ट मेथड ऑब्जर्व प्रोडक्शन और इनकम मेथड जो है वो अर्निंग को ऑब्जर्व करता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो स्पेंडिंग को ऑब्जर्व करता है। मतलब तीन माध्यम जो है जीडीपी कैलकुलेशन के हमने देखा, एक तो प्रोडक्शन माध्यम और फिर दूसरा इनकम और तीसरा जो है स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीन माध्यम से जो है हमने जीडीपी कैलकुलेशन को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और थ्योरेटिकली देखा जाए तो हमारा जो तीनों का कैलकुलेशन है, जैसे कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये कैलकुलेशन के आधार पे जीडीपी जो है इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें बोथ बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स जो है उसको मैथमेटिकली जो है अगर देखा जाए तो इक्वल होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ दोस गुड्स प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन के जितना होगा उसी के हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर भी होगा। एक्सपेंडिचर के 4 पिलर इसमें दिए गए हैं, जिसको जो है अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो है एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स जो होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा जो है खर्च करने वाला जो है सेगमेंट होता है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई हाउस होल्ड एंड नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंतर्गत जैसे ड्यूरेबल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस वगैरह आते हैं। फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसमें कि फूड, क्लॉथिंग, ये सब आते हैं। सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो खर्च किया जाता है उस खर्च को हम कैलकुलेट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, ठीक है। फिर दूसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहे कि इन्वेस्टमेंट। ये जो है एडिशनल कैपिटल ऑफ स्टॉक जो है इकोनॉमी में वो रिप्रेजेंट करता है कि जितना मतलब जो है कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो एक्सपेंडिचर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया गया है, ये इन्हेंस जो है फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्यूचर के जो है अर्निंग के लिए जो है ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसको भी जो है हम एक्सपेंडिचर मेथड में एज ए एक्सपेंडिचर जो है सेगमेंट यूज ऐड करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि न्यू मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल फैसिलिटीज़ जो वगैरह एड ऑन होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, उसको जो है बिजनेस के फिक्स इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाता है। दूसरा जो है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कुछ नया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है हाउस होल्ड्स वगैरह के लिए बनता है चाहे बनाया जाता है, तो उसको जो है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में अकाउंट किया जाता है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हुआ कि नेट चेंजेस इन फिजिकल वॉल्यूम ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट हेल्ड बाय द इंटरप्राइजेस। तो इसको जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में रखा जाता है। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो वो एक्सपेंडिचर जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। जैसे कि करंट एक्सपेंडिचर बाई जनरल गवर्नमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिसमें मिलिट्री, पुलिस, पब्लिक स्कूल्स, टीचर, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर पब्लिक यूज़ के लिए जो गुड्स और सर्विस को परचेस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आ गया। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे कि
पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एज दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड द प्रोडक्शन ऑफ एनी करंट गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि जो है ये जो है गुड्स और सर्विस को क्रिएट करने में जो है यूज़फुल नहीं होता है, ये एक तरीके से अलाउंस होता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है, मतलब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसी दोनों के एडजस्टमेंट को नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये जो है इसको एडजस्टमेंट के बाद जो है इसको भी जोड़ा जाता है। तो इन चारों चीज़ों को जोड़ने के बाद जो है हमारा फाइनल जो एक्सपेंडिचर निकल के आता है वही हमारा जीडीपी होता है। जैसे कि कंजम्पशन की बात की जाए कि इंडिविजुअल व्यक्ति हाउस के द्वारा जो है फूड्स, क्लॉथिंग और यूटिलिटी में खर्च किया गया 5,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट के रूप में जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जिसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि इंटरप्राइजेस प्रोक्यूर न्यू मशीनरी, कंस्ट्रक्ट वेयर हाउसिंग, तो उसमें 2,000 रुपये खर्च किया गया है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सिविल एम्यूनिटीज़ वगैरह को देने के लिए 1,500 रुपये खर्च किया गया। एक्सपोर्ट हमारा 1,000 का है, हो सकता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमारा जो है कम हो ज़्यादा हो, तो उसको हम नेट एडजस्टमेंट करते हैं। इंपोर्ट फिर जो है जो हमारा इंपोर्ट होता है इनको नेट एडजस्टमेंट के बाद जो है हमारा 500 रुपये हो गया नेट मतलब एडजस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट। फिर इन चारों को ऐड करने के बाद हमारा जो है जीडीपी आता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसमें जो है एक तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर का, फिर गवर्नमेंट का जो है इन्वेस्टमेंट चाहे एसेट क्रिएशन, फिर नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन चारों को ऐड करने के बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस आया। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज कंप्यूटेड मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये जो है सिक्वेंसली ड्राइव नेशनल इनकम मिरर द प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड होता है उसको जो है सिस्टमेटिकली जो है उसी का जो है एक तरीके से मिरर इमेज होता है, बस वो जो है इनकम जो है मतलब जो है केस बिहाफ पे निकलता है और ये जो है एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे। फिर जो है जैसा कि हमारा अगला फार्मूला था कि कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक में से नेट निकलेगा, तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिए तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल गया। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को एडजस्ट कर देते हैं और सब्सिडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को जो है एडजस्ट करते हैं मार्केट प्राइस में, तो हमको फैक्टर कॉस्ट मिलता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाता है। फिर नेशनल इनकम की अगर बात की जाए तो फिर इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो है हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हुआ हमारा जो है एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो है जीडीपी कैलकुलेशन का जो मतलब जो है बेसिक्स डिटेल्स होता है उसको हमने इस वीडियो में समझा। फिर हम जो है फिर से जो है अपने पुराने पॉइंट पे चले जाते हैं। तो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट हमने किया तो उसके अंतर्गत जो है एक्सपेंडिचर माध्यम से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो उसके अंतर्गत जो है पहला पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, ये तो हमने इंक्लूड किया ही किया। फिर ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जिसमें कि बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, इसको इंक्लूड करना है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब नेट का मतलब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है और इंडिया के द्वारा बाहर में हो रहा है, तो ये जो है नेट टू नेट जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि नेट स्पेंडिंग बाय द फॉरेन नेशंस, फर्म्स, गवर्नमेंट फॉर द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कैलकुलेट करते हैं। और गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ये जो एक्सपेंडिचर होकर के आया ये हमारा जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। कुछ चीज़ों को इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे कि जो है आइटम दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है जो कि मतलब कोई चीज़ क्रिएट नहीं करता है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये जो है इज़ नॉट इंक्लूडेड क्योंकि दीज आर काउंटेड इन द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाता है। तो गवर्नमेंट अगर इसको स्पेंड करती है, गवर्नमेंट के खर्चे में भी ये दिखता है, तो इसको गवर्नमेंट के खर्चे में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में ऑलरेडी इसको ऐड कर लिया गया है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन सेमी फिनिश्ड गुड को इसको भी जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर एक्सपेंडिचर जो है सेकेंड हैंड गुड्स को जो परचेस करने में किया जाता है उसको भी हम काउंट यहाँ पे नहीं करते हैं। फिर एक जो परचेस करने में शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर जो है एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। और इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर जो कि सेल्फ जो है खपत करने के लिए जैसे कि रेंट वगैरह होता है उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये जो है आइटम्स जो है एक्सक्लूडेड होते हैं। और फिर जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है हमने कैसे निकाला, तो उसको ऑलरेडी हमने समझा कि डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, फिर इनडायरेक्ट और सब्सिडी ये सब चीज़ों को ऐड करना है। ग्रीन जीडीपी का जो कंसेप्ट है इसको अगर देखा जाए तो 1993 में जो है फर्स्ट टाइम जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इकोनॉमी के लिए जो है हमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है एसोसिएट जो चीज़ों को हम जो है मतलब कमीशनिंग कर रहे हैं,
फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उससे जो है डिप्लीट हो रहा है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो जो एंड सेविंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द इन्वायरमेंट इनटू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो इन सब चीज़ों को जो है, जो हमारा जीडीपी है उसमें जो ये सब चीज़ों का जो है लॉस हो रहा है, उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो है हमारा जीडीपी का जो कैलकुलेशन करते हैं हम उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। 1993 में जो है इसको फर्स्ट टाइम जो है प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। ये इंडिकेट करता है कि एवरेज इनकम जो है प्रति व्यक्ति जो है अर्न करता है इन गिवन एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब गिवन एरिया मतलब हो सकता है वो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो या इंडिया हो। तो इंडिया की हम बात किया जाए तो इंडिया में पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए, पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो एवरेज एक पर्सन कितना कमाता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशन के लिए? तो पर कैपिटा इनकम जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसको करंट प्राइस जो है, करंट प्राइस मतलब जो आज के प्राइस पे, इन्फ्लेशन को आप छोड़ दीजिए, आज के प्राइस पे जो है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमको मिलता है। और रियल पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो जब उसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो हमको रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो मिलता है नॉमिनल विथ नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। जब हम पर नॉमिनल पर कैपिटा इनकम से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो हमको रियल पर कैपिटा इनकम मिलता है। मतलब नॉमिनल इनकम 100 रुपये है और 7% महंगाई है तो 7 रुपये हम माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है 93 रुपीज़ जो है, चाहे 93 रुपीज़ हमारा मतलब पर कैपिटा इनकम यहाँ पर जनरेट होकर आ रहा है। इंडिया का देखा जाए, इंडिया नॉमिनल पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस अगर देखा जाए तो 1950-51 में 7,513 रुपये हुआ करता था। अभी जो है नेट नॉमिनल इनकम जो है पर कैपिटा देखा जाए 2024-25 के एडवांस एस्टिमेट ये बोलता है कि हमारा जो है पर कैपिटा इनकम 2,162 रुपीज़ है। तो ये जो है कितना डिफरेंसेस हो चुका है अभी। फिर एक बात आता है कि जैसे कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है, चाइना में क्या है, यूएसए में क्या है, तो इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं और पर कैपिटा इनकम के बाद उसकी परचेसिंग पावर कितनी है उसको कंपेयर करते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन का मेथड होता है उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी मेथड। जब हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में तब इसको हम बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। और ये जो है मेथड वो कंपेयर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिविटीज़ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन द कंट्रीज। मतलब 100 रुपये अगर इंडिया में कोई व्यक्ति कमा रहा है और वही 100 रुपये जो है अगर इंग्लैंड में जाके कमा रहा है तो क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड और परचेस करने की कैपेबिलिटी सेम होगी? नहीं होगी। तो ये चीज़ का जो कंपैरिजन होता है वो हमारा जो है परचेसिंग पावर पैरिटी होता है। क्या करते हैं कि जितना भी इसमें कंपैरिजन कैसे करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है, 100 रुपये में कितने बास्केट्स ऑफ कमोडिटी वो इंडिया में खरीदता है और उसी पैसे को जो है वो इंग्लैंड में कितना बास्केट्स ऑफ कमोडिटी खरीदता है। तो उस बास्केट्स ऑफ कमोडिटी का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको जो है कंपैरिजन ही हमारा यहाँ पर बेसिक मोड होता है परचेसिंग पावर पैरिटी में। लेकिन ये टास्क इतना डिफिकल्ट होता है कि मतलब हर एक देश का जो है कैलकुलेशन मेथड जो है, नेशनल प्रैक्टिसेस जो है वो डिफ़र करती है एक देश से दूसरे के देश के बीच में। फिर एक्सचेंज रेट्स वगैरह भी जो है वो एक डिफरेंट बॉटलनेक्स क्रिएट करता है। एग्जांपल के लिए अगर हम टोटल वैल्यू आप बास्केट कमोडिटी को यूएसए के डॉलर के टर्म्स में अगर करते हैं तो इंडिया की करेंसी और यूएसए की करेंसी, इंग्लैंड की करेंसी और यूएसए की करेंसी का जो है अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो भी जो है ग्रॉसरी जो है डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो है ये प्रॉपर मेथडोलॉजी जो है इसमें फॉलोअप करना परचेसिंग पावर पैरिटी पे डिफिकल्ट होता है। लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी पे एक बेसिक मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाऊँ कि ये जो है मतलब एक करेंसी और दूसरी करेंसी का एक तरीके से कंपेरिजन है कि वो सेम अमाउंट मतलब सेम बास्केट्स ऑफ कमोडिटी को खरीदने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है, इस चीज़ का ये कंपैरिजन होता है। अब जो है रोल ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम को हम क्यों मेजर करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को भी देख लेते हैं, इसका क्या रोल हो। तो नेशनल इनकम जो है एक तरीके से क्वांटिफाई करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को। हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, इसको क्वांटिटेटिव टर्म में ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल फिगर हमको जब नेशनल इनकम मेजर करते हैं तब वी कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ एडिक्वेट और नॉट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अगर हम क्वांटिफाई करेंगे तभी हमको पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमिक की ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और ये एडिक्वेट है कि नहीं और इन्हेंस करना है क्या हमको। फिर ये मतलब जो है नेशनल इनकम जो है अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंगली हेल्प्स टू सेट ऑब्जेक्टिव। और इसी के आधार पे जो है हम भविष्य का जो ऑब्जेक्टिव्स जो है सेट करते हैं और हमको अपने इकोनॉमी की पोटेंशियल भी पता चलती है जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं।
साथ साथ जो है नेशनल इनकम डाटा का जो है वो हेल्प करता है स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके आधार पे जो है इस डाटा का यूज करते हैं हम इनकम इक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो है मतलब जो है प्रोसेस हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा और क्या स्टेप ले सकते हैं। फिर इसके द्वारा जो है हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और हमको टैक्स रेवेन्यू को और इन्हेंस क्या करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेने हैं। इससे जो है ये हेल्प करता है कॉर्पोरेट सेक्टर को प्लानिंग के लिए कि किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर नेशनल इनकम फिगर आउट करता है कि एक आइडिया देता है हमको कि इन्फ्लेशनरी चल रहा है कि डिफ्लेशनरी जो है चल रहा है हमारे देश में, और इसके अंतर्गत क्या जो है गैप्स वगैरह इस्टेब्लिश्ड है। फिर नेशनल इनकम फिगर जो है वो हमको हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब सेम इनकम पे चाहे अलग अलग इनकम पे अलग अलग देशों के मतलब जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम फ्रेम। जैसे कि हमने अभी देखा कि 1950-51 में हमारा जो है पर कैपिटा इनकम क्या था, और 2024-25 आते आते तक हमारा जो है पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपये तक चला गया, यहाँ 7,000 रुपये था। तो एक तरीके से जो है हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड जो है देश में समय समय के हिसाब से जो है वो चेंज होता जा रहा है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके तो बहुत सारे पॉजिटिव हमने डिस्कशन किया, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें छूट जाती हैं। क्या छूटती हैं? जैसे नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मेजर करता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। लेकिन क्या सोशल वेलफेयर इसको मेजर करता है? क्या इसको हमको पता चलता है कि हमारी जीडीपी अगर 20% ग्रोथ भी दिखा रही है तो कितनी गरीबी कम हुई, कितनी जो है पॉवर्टी कम हुई, कितना हेल्थ सेक्टर जो है हमारा इंप्रूव हुआ? नहीं, इसको करता है। तो ये मेजर नहीं करता है सोशल वेलफेयरिज्म को। फिर ये कैप्चर क्या नहीं करता है? नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, जैसे कि स्मगलिंग वगैरह होता है, फिर उसके बाद होम मेकर्स वगैरह होता है, हाउस वाइफ्स वगैरह के कार्य होते हैं, फिर बार्डर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ये सब चीज़ों को वो कैलकुलेट नहीं करता है। फिर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इनटू नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब अगर हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, उसके अंतर्गत अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या उसको कंसिडर करता है? तो यहाँ पर भी जो है उसको जो है इग्नोर कर दिया जाता है, नहीं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। मोर ओवर जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है कुड डिस्चार्ज मोर इंडस्ट्रियल वेस्ट, हायर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, और जैसे जैसे हम जो है ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, ज़्यादा जीडीपी बढ़ती है, तो वो भी ये है कि उससे और भी ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ होने की वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन वगैरह भी ज़्यादा जनरेट होता है। जितना ग्रोथ होगा उतना नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी आती है, लेकिन हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को मेजर नहीं करते हैं। फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम्स जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैन लीड टू एरोनियस रिजल्ट है, जैसे कि कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कुछ को एक्सक्लूड करते हैं, इसके चलते जो है एरर जो है आता है हमारे कैलकुलेशन में। तो इसके चलते डिफिकल्टी इन डाटा कैलकुलेशन लीड टू मोर अप्रॉक्सीमेट एरर, तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एरर जो है इसमें आता है, एक्यूरेट डाटा, एक्यूरेट वैल्यू जो है हमको नहीं मिल पाती है, तो ये हमारा लिमिटेशन होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स वगैरह है हमारे, जैसे एडवांस एस्टिमेट्स वगैरह है नेशनल इनकम के 2024-25, तो इसको हम इसलिए भी नहीं कैलकुलेट करेंगे कि एक तो ये डेटा बेस्ड जो है एनालिसिस हो जाएगा, दूसरा जो है जैसे मान लीजिए अभी हम 2024-25 का डिस्कशन करेंगे, जस्ट 1-2 महीने के बाद 2025-26 का डाटा आ जाएगा, तो वो फिर ये डाटा इररिलेवेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम इग्नोर करके नेक्स्ट जो है हमारा उसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अगर इसको देखा जाए तो जैसे कोरोना टाइप का सिचुएशन, डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, इस टाइप की सिचुएशन पेंडेमिक वगैरह में जो है हर एक देश की जो है जीडीपी वगैरह जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह स्लो डाउन हो जाता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये पेंडेमिक वगैरह ख़त्म होते हैं तो रिकवरी होती है। रिकवरी सबकी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड जो है चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो उसको हम देखते हैं कि किस किस टाइप की जो है इकोनॉमिक जो है अपने नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर किस सिचुएशन में और किस तरीके से आती है। तो पहला हम बोलेंगे जेड शेप रिकवरी। ये जो है सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है, ये वाला जो है जेड शेप रिकवरी है, तो ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक मतलब सबसे आशावादी सिनेरियो होता है जब इकोनॉमी जो है क्विकली जो है मतलब जो है अपने प्रीवियस जो ग्रोथ रेट होता है उस बेस लाइन को जो है फिर से जो है ये पा जाती है। जीडीपी ग्रोथ आपका यहाँ चल रहा था, पेंडेमिक आया, सडनली जो है ग्रोथ डाउन हुआ। जैसे ही पेंडेमिक जो है ख़त्म होता है और गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक मेजर्स वगैरह अप्लाई करती है, इंसेंटिवाइज करती है, तो राइजिंग फ्रॉम द फोनिक्स, तो फोनिक्स का मतलब जो होता है फ्रॉम द मतलब जो है राख से ऊपर उठना, मतलब जो है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और फिर से जो है अपने एक जीरो से शुरुआत करके फिर से जो है ऊपर उठना। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से जो है ऊपर बहुत चला जाता है अपने, फिर वहाँ पर जो है गवर्नमेंट अपने धीरे धीरे जो है इंसेंटिव्स वगैरह को टाइट करती है, तो इकोनॉमी फिर डाउन होता है और अपने प्रीवियस जो है पाथ, जो इसका ये पाथ था जो है
इस बात को फॉलो करती है। तो सबसे ऑप्टिमिस्टिक होता है जेड सेफ रिकवरी। फिर दूसरा है वी सेफ रिकवरी। वी सेफ रिकवरी का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है कोरोना आया तो डाउन हुआ, डिजास्टर आया तो डाउन हुआ, और फिर जो है इकोनॉमी जो है जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है अपने जो है प्रीवियस पाथ को जो है फॉलो करती है, पा जाती है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। उसके बाद फिर जो है ये यूसेफ रिकवरी जो आता है, ये सबसे बेकार रिकवरी का मॉडल होता है, क्योंकि इसमें प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है वो हमारा जो है ग्रोथ रेट जो है वो इस लाइन को जो है पा नहीं पाता है। बहुत लंबे समय तक जो है हम इसका वेट करते हैं, धीरे 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 बहुत ग्रेजुअली जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी हमारी यहाँ पे। फिर आता है एल सेफ रिकवरी। एल सेफ रिकवरी में क्या होता है कि पेंडेमिक आया, जीडीपी घटा, और घटने के बाद रिकवरी हो ही नहीं पाती है इस स्टेज तक में, या होगा भी तो बहुत स्लो होगा, हो सकता है ये यहाँ जाते जाते जो है यहाँ तक रिकवर कर ले। तो इस टाइप के जो है रिकवरी को जो है आदमी मतलब सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ रिकवरी हम मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर फुल्ली एग्जाम्पल तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कि श्रीलंका की इकोनॉमी हुई, वो पेंडेमिक के बाद जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। फिर डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी क्या होता है कि इकोनॉमिक जो है डाउन होता है कोरोना के टाइम में, डाउन होने के बाद फिर से रिकवर करने की कोशिश करता है, फिर डाउन होता है, फिर रिकवर करता है, और फिर जो है अपना प्रीवियस पाथ को पकड़ता है। तो दो टाइप का मतलब इस टाइप से जो है डबल डिप जो है यहाँ पे दिखता है हमको, ये डब्ल्यू शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी जिसको बोला जाता है, ये जो है एक तरीके से ये भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसमें क्या होता है रिकवरी जो इस टाइप से होता है कि कुछ सेक्टर जो है कोई पेंडेमिक खत्म होने के बाद जो है फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, कुछ सेक्टर जो है वो वैसे ही रह जाते हैं। जैसे कि रिकवरिंग जो सेक्टर है, जैसे टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल नीडिंग जिसको असिस्टेंस चाहिए, उसमें ट्रेवल, फूड सर्विसेज, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, ये जो है इन सेक्टर को सपोर्ट चाहिए, ताकि ये भी जो है अपना ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी, ग्रोथ का पाथ जो है फिर से पकड़ लें। इसमें जो हैव्स होते हैं, मतलब जिसके पास पैसे होते हैं, वो जल्दी से जो है रिकवर होकर के और तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और हैव नॉट्स जो है वो एक तरीके से मार्केट के सिनेरियो से जो है वो पूरा मार्केट के इमेज से, सीन से जो है गायब हो जाता है। तो ये हुआ हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड नितिन सांगवान की इंडियन इकोनॉमिक बुक का जो है चैप्टर 2 जो है डिस्कशन कंप्लीट। आई होप ये डिस्कशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।